माननीय राजनाथ साहब से हुई है मेरी 5 मीटिंगें, जो अब वर्तमान में जो रक्षा मंत्रियों के सामने सोफे पे बैठकर आंखों में आंख मिला के हम उससे सवाल जवाब भी कर लेते, अपने साथ में सोफे पे बिठाकर चाय पिला देता है। तो एक धारणा हमने तोड़ी, हमने चाय पी के फोटो खिंचवा कर सैनिकों को ये बताया कि रक्षा मंत्री सिर्फ रिटायर्ड अफसरों का नहीं है, रक्षा मंत्री हमारा भी है। 2024 में जो इलेक्शन है तो उस समय ये सैनिक आप सिंधराज हों सांसद है, उसकी जिम्मेवारी पड़ती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और फिर हम तो सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि जो भारतीय सेना है ये विश्व की शक्तिशाली सेना बनेगी अगर ये भेदभाव दूर हो जाएगा। तो हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? जवानी उसमें कोई सुरवा रहे हैं, क्योंकि हमने दरी कुर्सी बस बिछाते रहे अंधभक्तों की तरह और नारे लगाते हैं। मैं तो जिस दिन से पेंशन आया हूँ मैं तो उस दिन से जगाने में लग रहा हूँ कि दरी कुर्सी बिल्कुल नहीं बिछानी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दरी कुर्सी नहीं बिछाएंगे। मैं उनको पानी पिलाता हूँ, उनके जूठे बर्तन उठा लेता हूँ, मेरे को गर्व है। यही तो मैं अपने सैनिक भाइयों से कह रहा हूँ कि दरी कुर्सी बिछानी तो अपने सैनिकों की बिछानी और किसी के लिए दरी कुर्सी नहीं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और आज पूरे 64 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि 20 तारीख को हमने भीड़ दिखाई थी आपको, उसके बाद फिर 3 अप्रैल को देश के तमाम ज़िलों में जो है ज्ञापन दिया गया। अब 30 अप्रैल को जो है फिर से एक बड़ा कॉल दिया गया है जिसमें देश भर के जितने भी सांसद हैं उनसे बात की जाएगी, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे डिमांड की जाएगी कि वो उनकी बात संसद में उठाए। क्या लगता है कपिल भाई कि 30 तारीख को कॉल देने के बाद क्या कुछ हल निकल जाएगा? नहीं सर, ये जो 30 अप्रैल की जो कॉल हम दे रहे हैं ये पूरे देश के जो सांसद हैं, जो सरकार के और जनता के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, एक तरह से डाकिए, और ये जो डाकिए हैं जो सांसद हैं यही प्रधानमंत्री बनाते हैं और प्रधानमंत्री भी सांसद होता है। ये बहुत बड़ा है, मतलब लोकतंत्र के अंदर सांसद का जो पायदान है वो बहुत बड़ा है लोकतंत्र, क्योंकि वही खड़ा करता है, वही प्रधानमंत्री बनाते हैं और वही सांसद राष्ट्रपति भी बनाते हैं। तो उनको कैसे छोड़ दें हम बीच में? क्योंकि जब उस सांसद की जिम्मेवारी है, सांसद को ये पता लगेगा कि भाई ये जो 2024 में जो इलेक्शन है तो उस समय ये सैनिक आप सिंधराज होंगे, क्योंकि आपका जो आज का कर्तव्य पड़ता है वो ये पड़ता है कि आप हमारे मांग पत्र को ले जाके आप लोकसभा में राज्यसभा में उठाओ और माननीय प्रधानमंत्री से मिलो और माननीय रक्षा मंत्री को समझाओ। सरकार को समझाने का मकसद ये है कि जो सांसद है उसकी जिम्मेवारी पड़ती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और फिर हम तो सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि जो भारतीय सेना है ये विश्व की शक्तिशाली सेना बनेगी अगर ये भेदभाव दूर हो जाएगा। तो हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? तो कहाँ देरी हो रही है फिर? देरी तो देखो क्या है, आज तक जो राजनीतिक पार्टियां हैं 75 सालों में वो सिर्फ ये सोचती हैं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर है ना वही सब कुछ है, और रिटायर्ड ऑफिसर ही ये इनकी जवानों की जो वोट हैं वही दिलाते हैं। इनकी भीड़ करने वाले कौन होते हैं? रिटायर्ड ऑफिसर। तो जवानों का तो कोई पूछने वाला नहीं, जवानों को कोई मीटिंगों में बुलाने वाला नहीं। तो एक अलग ही छवि बना के रख दी 75 सालों में हमारे, उसमें हम ही हैं कसूरवार और कोई नहीं है। जवान ही उसमें कसूरवार है, क्योंकि हमने दरी कुर्सी बस बिछाते रहे अंधभक्तों की तरह और नारे लगाते रहे। अच्छा, आप लोग इसको मानते हैं कि हमारी गलती है? अगर हम पहले ये चीज़ अपने हाथ में लेते तो इतना भेदभाव नहीं होता। मेरी गलती तो है नहीं, मतलब आपकी नहीं, पूरे कहा, क्योंकि मैं तो जिस दिन से पेंशन आया हूँ मैं तो उस दिन से जगाने में लग रहा हूँ कि दरी कुर्सी बिल्कुल नहीं बिछानी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दरी कुर्सी नहीं बिछाएंगे। दरी कुर्सी मैं हूँ, मैं दरी कुर्सी किसकी बिछाता हूँ? मेरे जवान JSO ऑनरेडी कैप्टन, मेरे को गर्व है। मैं उनको पानी पिलाता हूँ, उनके जूठे बर्तन उठा लेता हूँ, मेरे को गर्व है। यही तो मैं अपने सैनिक भाइयों से कह रहा हूँ कि दरी कुर्सी बिछानी तो अपने सैनिकों की बिछानी और किसी के लिए दरी कुर्सी नहीं। अच्छा, अब खबर आ रही है कि जो अधिकारी हैं वो आपसे संपर्क भी करना चाह रहे हैं, धरने में शामिल भी होना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या उनको रियलाइज हो गया या इसके पीछे भी कुछ ना कुछ? नहीं, ये राजनीति है। देखो सर, हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, हम निचले रैंक के। जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो IS स्टेटस के अधिकारी हैं, उनकी मांगे अलग हैं, हमारी मांगे बिल्कुल अलग हैं। वो हमारी मांगों को कैसे लेके जाएंगे? ये गलत है। सिविल के अंदर IS जो यूनियन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उसमें कोई वो सिपाहियों को थोड़ी लेते हैं, क्लर्कों को थोड़ी लेते हैं। वो अपनी मांगे मांगो, हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। हमने कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमारी मांगे क्यों नहीं है, या कोई नहीं। पर वो धरने में वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत हमने है नहीं। इंग्लिश बोलने वालों की ना हमने जरूरत ही नहीं। ऐसा क्यों कि पोर सैनिक भी बोल सकता है इंग्लिश? हाँ, बोल सकते हैं, पर हम देसी आदमी देहात के आते हैं, हमने इंग्लिश क्यों बोलनी है? हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आती।
हम इंग्लिश में पढ़ना नहीं चाहती, ये तो इंग्लैंड वालों की उन्हीं को सर, इंग्लिश में हम थोड़ा ध्यान नहीं। चल जमाना है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश या अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पाते तो आप समझते हैं मतलब हकारत भरी नज़रों से देखा जाता है लोगों को। सर मेरा ये समाज का एक ट्रेंड है। सर जितने क्रांतिकारी उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, जो देश आज़ाद करवाने में। मेरा दादा को भी नहीं आती थी, मेरे पिताजी को भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती। हिंदी तो आती है, प्यार तो आता है। लैंग्वेज जो आपकी भावनाओं को किसी के आगे रख दे, आपके आंसुओं को रख दे, वो होती है, वो हमारी है, जो हमारी मातृभाषा है, जो पूरे देश में कहीं भी है। इंग्लिश बोलने का मेरा ये मतलब है कि जो एक इंग्लिश बोलने वाला स्टेटस अलग है, वो अपने हजम सा ना होता। हम गांव देहात के हैं, भैंसें बंधी रहती हैं, कभी खेत में चले गए, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम अपनी मांगों को अपने आप लेके जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोट टाई हमारे को पहनना नहीं आता और इंग्लिश हमारे को बोलना नहीं आता। हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं और कोट टाई भी पहन लेते हैं, और रक्षा मंत्रियों के सामने सोफे पे बैठकर आंखों में आंख मिला के हम उससे सवाल जवाब भी कर लेते हैं। तो कभी मीटिंग हुई है रक्षा मंत्रालय में किसी सेक्रेटरी से या किसी मंत्री से? 13 मीटिंग हुई है। 13 मीटिंग? हाँ, मेरी 13 मीटिंग हुई है। अभी नहीं, इस धरने में, धरने से पहले हुई है। माननीय राजनाथ साहब से हुई है मेरी 5 मीटिंगें, जो अब वर्तमान में जो रक्षा मंत्री। तो कभी इन चीज़ों को लेके यही चीज़ें लेके जाते थे। और क्या सर, उनके पास में मैं कोई प्रधानमंत्री के लिए जाता था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, यही चीज़ें लेके जाते। क्या जवाब मिलता था, क्योंकि ये मामला तो काफ़ी पुराना है? उनका जवाब ये होता था कि भाई आपकी मांगे जायज़ है। देखो ये, इसमें मैं तारीफ करूंगा माननीय रक्षा मंत्री की, राजनाथ की, बड़े ही देखो भाई मान सम्मान देने में बहुत अच्छे थे भाई। देखो हम क्या है, बहुत छोटे रैंक के सैनिक, और अपने साथ में सोफे पे बिठा कर चाय पिला देता है। तो एक धारणा हमने तोड़ी, हमने चाय पी के फोटो खिंचवा कर सैनिकों को ये बताया कि रक्षा मंत्री सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसरों का नहीं है, रक्षा मंत्री हमारा भी है, सिपाही से लेके उन रेडी तक भी है। अगर भेदभाव है तो भाई तुम भी आवाज़ उठाओ। मेरे को भी वीडियो देख लेना पिछले सालों के, पर हमारे सैनिक भाई सोते रहे। मैं ये कहता था भाई आज हरियाणा मिल के आया है रक्षा मंत्री से, तो कल राजस्थान मिल के आओ, परसों जम्मू कश्मीर मिल के आओ, फिर तमिलनाडु मिल के आओ, फिर गुजरात मिल के आओ, फिर पंजाब मिल के आओ, फिर उड़ीसा मिल के आओ। तो इससे ये बातें जाएंगी कि जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। पर हमारे तो भाई जो सैनिक है मतलब जगह तो सही, पर वो कहते हैं ना कि सांप निकल गया लाठी मारते रहो, पीटते रहो, क्या फ़ायदा। उस समय अगर ये शुरू में उठते तो आज हमारे को 64 दिन ना होते। पर 64 दिन का ये नहीं है कि अभी हम इसमें कोई थक गए, ना 64 दिन का ये था कि भारत सरकार को दिखाना कि ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है कि 15-20 या 15-20 हज़ार आदमियों का, या हरियाणा का, पंजाब का, या उत्तर प्रदेश के सिर्फ सैनिकों का है, या किसी सैनिक संस्था के सिर्फ सदस्यों का आंदोलन है, बस सिर्फ उन्हीं की मांग पूरी करी जाएंगी। ये आंदोलन लंबा चलाने का ये मकसद था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी सैनिक एक हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। इसलिए पहले पंजाब आया, फिर हरियाणा आया, फिर उत्तर प्रदेश आया, फिर उत्तराखंड आया, आज राजस्थान चला हुआ है। तो ये एक मैसेज देना कि जो मांगे हैं वो अकेले एक स्टेट की नहीं है, वो पूरे 28 लाख के, इसलिए आंदोलन लंबा चलाना पड़ा और लंबा इसका कर्तव्य था। कहा जाता है देश भारत में कि जवान और किसान बैकबोन है एक देश की। तो किसानों ने देखा था कि आंदोलन हुआ, 13 महीने बैठे। उससे पहले भी बाबा महेंद्र टिकैत जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी को एक दिन में बात मनवा ली थी, वो यहाँ एक बोट क्लब पे बैठ के। देखो आंदोलन कोई भी हो, इतिहास को उठा के आप देखोगे आंदोलन लंबे चलते। अब 75 सालों की जो बीमारी है आप एक दिन में कैसे पूरी करवा सकते, ये भी तो बताओ ना। एक दिन में जिन नेताओं को यही नहीं मालूम कि 97% जवान जेसीओज हैं ये इससे भारतीय सेनाओं में, उनको मिलिट्री सर्विस पे का भी नहीं पता, उनको डिसेबिलिटी पेंशन का नहीं पता। हेडक्वार्टरों ने लिख के दे दिया, पे कमीशन में रिपोर्ट में वो हो गई, उनकी बढ़ोतरी हो गई। 1 रैंक 1 पेंशन का नहीं बेरा असली चीज़। तो यहाँ के नेताओं को 1 रैंक 1 पेंशन क्या है आज भी नहीं पता, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन दी है सरकार। आज भी नेताओं को नहीं पता। वो ये कह देंगे कि ये तो बहुत पुरानी थी, ये तो सरकार ने दे दी, 40 साल पुरानी मांगे थी, वो ये थी, पर उनको यही नहीं पता ये 1 रैंक 1 पेंशन है क्या। ये छोटे रैंक के सैनिक जो ज़बरदस्ती कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं जवान जेसीओ, ये उनके लिए है। पर ये एक चली गई जो 60 साल की नौकरी करते हैं सेनाओं में,
ये 1 रैंक 1 पेंशन चली गई उनके उसमें हिस्से में। तो ये प्रेमेच्योर जिन्हें कहते हैं शायद, जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। हाँ हाँ, पर वो तो भारी ही कर दिए। अच्छा। वो तो भारी, उनको कुछ नहीं है। जुलाई 2014 के बाद में जो ऑन रिक्वेस्ट जो वहाँ से पेंशन आया है जवान, ऑन रिक्वेस्ट, वो 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे से बाहर कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सीएम रहते हुए उन्होंने रैली में कहा था कि हम प्रेमेच्योर को नहीं, वो शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री बनते हुए कहा था, और कही भी थी उन्होंने फर्स्ट 1 रैंक में प्रेमेच्योर, वो फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के ऊपर उनके भाषण में करे भी थे। पर अब तो वो बाहर कर दिए भाई। ये पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन ना होके ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होगी। कम उम्र के तो जो रिटायरमेंट आएंगे प्रेमेच्योर, वो तो बाहर चले गए, और जो 60 साल तक सेनाओं में पूरी नौकरी, जिनके मतलब मोटापा आ जाता है, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, उनको वापस 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ। और जिनके बच्चे 35 साल में रिटायरमेंट आते हैं, जिनके बच्चे दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर। और उनके बच्चों के पोते जो 10 साल से भी ज़्यादा उम्र है, जिनकी खुद की उम्र 60 साल है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन दी जा रही। मतलब चलिए, आखिरी सवाल, क्या आगे का क्या एक्शन ऑफ प्लान है? 30 तारीख के बाद क्या रणनीतियाँ होंगी? 30 तारीख की अप्रैल से देखो पूरे देश में लगी हुई छोटी छोटी मीटिंगें होने लग रही है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। सब सैनिकों को मालूम है कि ये कोई कपिल की या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की या सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, कि ये जो जंतर मंतर में बैठे हैं पिछले 64 दिन से, ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है, ये 28 लाख पूरे सैनिकों की है। तो सैनिकों को ये समझ में आ गई कि अपनी मांगों के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो मीटिंग कर रहे हैं, खुद अपने सांसदों से मिलेंगे। हमने नेतृत्व करना सिखाया है सैनिकों को, अपना नेतृत्व मिल रहा है, देश भर में रिस्पॉन्स मिल रहा है, अपना खुद नेतृत्व कर रहे हैं, हम थोड़ी नेतृत्व कर रहे हैं। हमने इस आंदोलन में, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर कोई चेहरा नहीं ऊपर आने दिया, ये कोई नेता नहीं है मतलब। हाँ, मतलब हमने नेता बनाए हैं। हमारा मेन मकसद ही ये है कि इस आंदोलन से 28 के 28 लाख सैनिक नेता बन के निकले, नेतृत्व करना सीख के। इसमें ये नहीं कि मैं नेता हूँ फलाना नेता, नहीं, ये हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल है इस चीज़ में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कपिल फौजी, पहले दिन से आंदोलन को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, पूरा प्लान बनाते हैं कैसे कब क्या करना है। और जैसे अभी बताया कि हम जो है नेता नहीं बन रहे हैं, लोगों को नेता बना रहे हैं, ताकि वो अपने अधिकार को जाने और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि कुछ और लोग, इनकी भीड़ दिखाकर कुछ और लोग नेतागिरी करते थे और वो सारी मलाई खा लिया करते थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।